इमरजेंसी वार्ड में अचानक आवाजें गूंजने लगी थी। रात के इस समय तक फ्री बैठने के बाद कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई थी, लेकिन शोर सुनते ही मैं उठकर बाहर आ गई। मैंने रात के इस वक्त इतना शोर यहाँ अपने पिछले 4 सालों में नहीं सुना था, क्योंकि ये हॉस्पिटल शहर के आखिरी कोने में था, जहाँ दिन में भी मरीजों की संख्या शहर के बाकी हॉस्पिटल के हिसाब से बहुत कम होती थी। फिर रात को तो मरीज का आना न होने के बराबर था। हॉस्पिटल का स्टाफ एक्टिव हो चुका था। हॉस्पिटल में स्ट्रेचर पर पुलिस के कुछ जख्मी जवानों को इमरजेंसी वार्ड में लाया गया। पुलिस की भारी टीम अस्पताल में फैल चुकी थी। मैं इमरजेंसी वार्ड के इंचार्ज होने के नाते जख्मी पुलिस वालों को ट्रीटमेंट देने के लिए भागी थी। 8 पुलिस वाले जख्मी हुए, जिसमें से 5 नॉर्मल जख्मी थे, जिनकी उसी वक्त मरहम पट्टी की गई। 2 काफी जख्मी थे, जिनका इलाज के बाद हालत ठीक हो गई थी और अब वो खतरे के बाहर थे। एक पुलिस वाले को, जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहा था, वो बहुत खतरनाक हालत में लाया गया था। 6 गोलियां लगी थी उसे और खून भी बहुत ज्यादा बह गया था। बचाना लगभग नामुमकिन था, लेकिन सब लोग किसी करिश्मे की उम्मीद लिए बैठे थे। उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में एडमिट कर दिया गया और पुलिस के 3 आदमी बाहर सिक्योरिटी दे रहे थे। मैंने ऑपरेशन शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला था और किसी सीनियर सर्जन का इंतजार करना बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता था। मगर उस मुश्किल वक्त में मुझे जो सही लगा, मैंने वही किया। हॉस्पिटल में क्या हो रहा था, किसी को कुछ नहीं पता था। जो पुलिस के लोग सही सलामत लौटे थे, वो जख्मी साथियों को लिए परेशान इधर उधर भाग रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में अब मुझे 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका था। बाकी सब लोग ठीक हो चुके थे। हॉस्पिटल में होती भाग दौड़ अब काफी कम हो चुकी थी। ऑपरेशन थिएटर से किसी अच्छी खबर की उम्मीद का सब लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग तो ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक आकर दरवाजे पर खड़ी सिक्योरिटी से हाल पूछते, लेकिन जब उन्हें जवाब में कोई खबर न मिलने की बात बताई जाती, तो वो उदास होकर वापस लौट जाते और उन लोगों के उदास चेहरे देखकर बाकी सब लोग समझ जाते कि अभी कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। 3 घंटे होने वाले थे, लेकिन ऑपरेशन थिएटर से कोई खबर नहीं आई थी। एक परेशान सा नौजवान भागता हुआ इमरजेंसी वार्ड की तरफ आया और जिस भी पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी, वो उठकर उसे सैल्यूट करने लगा। 4-5 लोगों के जवाब में थोड़ा सा सर हिलाकर वो आगे बढ़ता गया और सीधा सब इंस्पेक्टर के पास आया। सब इंस्पेक्टर 50 साल के आसपास का इंसान, जिसकी सीधी टांग पर गोली लगी थी, उठ नहीं सका, मगर बिस्तर पर टेक लगाते हुए उसने भी सैल्यूट किया। लेटे रहो, लेटे रहो। क्या हुआ था सुदेश शुक्ला? उस इंसान ने पूछा। सर, हम रेड मारने गए थे, वहां अचानक तीनों तरफ से हम पर फायरिंग शुरू हो गई। किसी ने खबर दी थी शायद, और वो हमारे इंतजार में बैठे थे। 8 लोग जख्मी हुए, जिनमें से 7 की हालत अब बेहतर है। और सुदेश कहते कहते रुक गया। और करण लीड कर रहा था ना सुदेश, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यश ने उसे झंझोड़ते हुए पूछा। सुदेश बिना कुछ बोले रोने लगा। यश हैरान खड़ा सुदेश को देखने लगा। सर, वो बहुत क्रिटिकल हालत में हैं। 6 गोलियां लगी हैं, ऑपरेशन चल रहा है। आप बस प्रार्थना कीजिए। इससे पहले सुदेश बात पूरी करता, यश सीधा ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा, मगर बाहर सिक्योरिटी दे रहे 2 लोगों ने उसे पकड़ लिया था। मुझे जाने दो प्लीज, मेरा भाई अंदर है, मुझे जाने दो, छोड़ो मुझे। वो रोता हुआ रिक्वेस्ट करने लगा, मगर उन लोगों ने उसे पकड़कर साथ वाली बेंच पर बैठाकर पानी पिलाया, हौसला दिया। मगर दुख तो होना ही था, क्योंकि करण उसके बचपन का दोस्त था। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज और एक ही करियर गोल के लिए ये दोनों बहुत ही पास थे। एक दूसरे के बिल्कुल भाई जैसे थे, जो हर खुशी हर गम में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। लेकिन अब ऐसा वक्त आ गया था कि यश चाहकर भी करण की मदद नहीं कर सकता था, और यही दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। 4 घंटे से भी ऊपर हो चुके थे, मगर अभी तक बिल्कुल शांति छाई हुई थी। अचानक ऑपरेशन थिएटर से मैं बाहर निकली और यश सीधे मेरी तरफ भागकर आया। डॉक्टर, कैसा है मेरा दोस्त? कांपते हुए शरीर और दुख भरी आवाज के साथ यश ने पूछा था। मैंने मास्क उतारते हुए कुछ देर चुप रहने के बाद बस इतना ही कहा कि अभी मरीज की हालत गंभीर है, आप प्रार्थना करें
अगले 48 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इतना सुनते ही यश का दिल धड़कना भूल चुका था। सिवाय गम के उसे कोई और एहसास नहीं हो रहा था। वो दीवार से टेक लगाए फर्श पर बैठा रो रहा था। आंखों के सामने वो सारे लम्हे आने लगे थे जिसमें करण उसके साथ होता था। स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज और कॉलेज से लेकर पुलिस में भर्ती होने तक के सब छोटे बड़े लम्हे किसी फिल्म के सीन की तरह उसके दिमाग में घूमने लगे थे। इमरजेंसी वार्ड में डर का माहौल था। नींद से भरी आंखें, बुझे हुए चेहरे, थके हुए शरीर बेचैनी से किसी करिश्मे की उम्मीद लिए बैठे थे। मैं अपने ऑफिस में आकर अपनी कुर्सी पर थकी हारी बैठी थी। थकान से मेरा शरीर टूट रहा था। सुबह का सूरज निकलने को था। मैं मुश्किल से उठकर वॉशरूम गई थी। फ्रेश होकर बाहर आई। फ्रेश होने के बाद मैं काफी देर तक ऐसे ही कुर्सी पर बैठी रही। अपनी जिंदगी और अपने आप से जुड़े लोगों की जिंदगी की परेशानियों पर ऊपर वाले से बात करना मेरी आदत बन चुकी थी। लेकिन आज तो ऊपर वाले से मुझे किसी और की भी बात करनी थी। वो इंसान जिसका मैं अभी अभी ऑपरेशन करके आई थी, जो बहुत ही खराब हालत में लाया गया था और अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मैं प्रार्थना कर रही थी उसके स्वस्थ होने की। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि जब ही डॉक्टर अभय ने दरवाजा खटखटाया, मैं ख्यालों की दुनिया से वापस आई। डॉक्टर दिव्यांशी, आपकी ड्यूटी का समय 1 घंटा पहले खत्म हो चुका है। आप अभी तक गई नहीं। डॉक्टर अभय, जो 45 साल के करीब थे, उन्होंने हैरत से पूछा। बस जाने लगी हूँ, ऑपरेशन की वजह से लेट हो गई थी। कुर्सी से उठते हुए मैंने कहा, वाह! मतलब डॉक्टर दिव्यांशी ने बिना किसी सीनियर सर्जन के ऑपरेशन पूरा कर दिया। क्या बात है! डॉक्टर अभय ने मुझे शाबाशी देते हुए हल्के से ताली बजाई। मेरे चेहरे पर एक थकान भरी मुस्कुराहट आई थी। थैंक यू सर। असल में हालत बहुत खराब थी। हम इंतजार नहीं कर सकते थे। बिना किसी सीनियर सर्जन के ये बहुत बड़ा रिस्क था। लेकिन अगर हम सीनियर सर्जन का इंतजार करते तो उससे भी बड़ा रिस्क हो जाता। बहुत ही अच्छा काम किया। मुझे तो तुम पर बहुत गर्व है। मेरे लिए डॉक्टर अभय की बातें किसी मेडल से कम नहीं थी, क्योंकि वो मेरे मेंटोर थे। मैं घर आई तो नाश्ता किए बिना सीधा बेडरूम में जाकर लेट गई और लेटने की देर थी कि मैं एकदम ख्वाबों में खो चुकी थी। दोपहर को 5 नॉर्मल जख्मी पुलिस वालों का डिस्चार्ज कर दिया गया, मगर सब इंस्पेक्टर सुदेश शुक्ला ने इंस्पेक्टर करण के होश में आने तक हॉस्पिटल में रहने का फैसला किया। वो लेटे लेटे प्रार्थना कर रहे थे कि यश आंसू पोंछते हुए आकर उनके पास बैठ गया। यश ने थोड़ी देर बाद पूछा, ऐसी क्या गलती हुई तुम लोगों से जो बात इतनी बिगड़ गई? सर, सब कुछ प्लान के हिसाब से था। 2 महीने की मेहनत के बाद हमने इनको ट्रेस किया था, लेकिन अचानक से तीनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई थी हम पर। सुदेश ने कहा और करण कवर देने के लिए खुद आगे आया। यश ने पूछा। सुदेश ने एक लंबा सांस लेकर हाँ के इशारे में सर हिलाया। यश ने जोर से टेबल पर मुक्का मारा, आंख से निकलते आंसू को पोंछते हुए कहने लगा, क्या वो अपनी ड्यूटी निभाने में कामयाब हुआ? ऊपर वाले के बाद वही तो था जिसकी वजह से हम जिंदा लौट आए हैं। हम पूरी तरह घेरे में आ चुके थे, लेकिन सर ने कहा कि मैं कवर देता हूँ, तुम लोग पीछे हट जाना। यहाँ से करण सर ने फिर सामने से लीड किया और हम पीछे हट गए। कवर देते हुए सर को बहुत गोलियां लगी थी और वो जमीन पर गिर चुके थे। सुदेश को यश ने हाथ के इशारे से रुकने को कहा और रोते हुए वहां से चला गया। रात को मैं ड्यूटी पर आई तो करण की हालत के बारे में नर्स से पूछना चाहा, मगर वहां मौजूद बाकी लोगों की शक्लों पर छाई उदासी को देखते हुए मैं समझ गई थी कि अभी उसे होश नहीं आया। इमरजेंसी वार्ड में मरीज न होने की वजह से मैं करण को देखने चली गई थी। आईसीयू में ऑक्सीजन मास्क लगे करण को जब मैंने गौर से देखा तो मुझे एक अजीब से अपनेपन का एहसास हुआ। एक ऐसा एहसास जो कोई रिश्ता ना होते हुए भी मुझे एहसास हुआ था। कुछ देर उसे देखने के बाद मैंने करण के हाथ को छुआ। अगले ही लम्हे मुझे लगा कि जैसे मैं बहुत ही गलत काम कर रही हूँ। मैं आईसीयू से निकलकर अपने ऑफिस आ गई थी, लेकिन मैं अकेली नहीं आई थी। अपने साथ एक गलती का पछतावा भी लेकर आई थी। मैंने ये क्या कर दिया? मैं खुद से पूछने लगी। इस हरकत पर जैसे मुझे शर्मिंदगी हो रही थी। उसके साथ साथ हंसी भी आने लगी थी। लेकिन जब मुझे ख्याल आया कि करण की हालत अभी ठीक नहीं है, तो ये ख्याल मेरे दिल पर तीर की तरह लगा था। रात के 2 बजे जब मुझे खबर मिली कि करण को होश आ गया है, तो इंसानियत के नाते
और उसका इलाज करने के नाते मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मगर मेरे चेहरे पर छाई मुस्कुराहट का मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था। करण के सारे साथियों के मुरझाए चेहरे खिल गए थे। यश खुशी से पागल होए जा रहा था कि उसकी जान से प्यारे दोस्त ने उसे होश में आते ही पहचान लिया था। मैंने अगले दिन तक सबको मिलने से मना कर दिया था कि अभी करण की हालत इस काबिल नहीं है कि वो बातचीत कर सके। अगले 2 दिन मेरी छुट्टी थी और मुझे शहर से बाहर भी जाना था, जिसकी वजह से मैं करण की तबीयत के बारे में कोई खबर नहीं ले सकी। लेकिन हर थोड़ी देर बाद मेरा दिल मुझे फोर्स करता था कि करण की तबीयत के बारे में स्टाफ में से किसी से पूछना चाहिए। मगर मैं हर बार मोबाइल उठाने के बाद ये सोचकर वापस रख देती थी कि करण मेरा कुछ नहीं लगता और मैं ये काम करके लोगों को बातें बनाने का मौका कभी नहीं देना चाहती थी। उधर करण की तबीयत अब काफी बेहतर हो गई थी। वो इस काबिल हो चुका था कि बातचीत कर सके और इस मौके का फायदा उठाते हुए यश उसके पास ही बैठ गया था। तुम्हें कॉलेज में हमारी वो क्लासमेट याद है जो पूरे कॉलेज का क्रश हुआ करती थी सिवाय तुम्हारे? यश करण को छेड़ते हुए उसकी पसंद पर हल्का सा ताना भी मार चुका था। ये सुनते ही करण ने मुस्कुराकर अपना सर हाँ के इशारे में हिलाया और धीरे से बोला, हाँ याद है मुझे। तो तुम्हें ये भी पता चल चुका होगा कि तुम्हारा टेस्ट बहुत बेकार है। तुम्हारी आंखों को खूबसूरती पहचानने का हुनर नहीं आता और तुम्हें भी खूबसूरती की तारीफ करने का तरीका नहीं आता। यश ने सीरियस चेहरे के साथ बताया। करण फिर से मुस्कुरा दिया। मुझे ये सब सीखकर क्या करना है? करण ने नजर खिड़की से बाहर धूप निकले माहौल पर डाली। तारीफ करना सीखो यार, तुमको अब तारीफ करना सीखना होगा। यश ने अब की बार बात पर जोर देकर कहा था। मुझे और भी बहुत काम है, मुझे नहीं सीखना ये सब। करण ने साफ साफ कहा था, सीखना पड़ेगा तुम्हें, सीखना पड़ेगा, देख लेना तुम। यश बहुत यकीन के साथ कह रहा था। करण ने उस पर आंखें मीचते हुए सब कुछ देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश की थी, मगर नाकाम रहा। ऐसा क्या है जो तुम इतने यकीन के साथ कह रहे हो? यश थोड़ी देर खामोश रहा और फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुम्हें पता है, सारी खूबसूरत लड़कियां जान से नहीं मारती। इंसान को जिस तरह की कहानियां और गानों में बताया जाता है, कुछ जान से बचाती भी हैं। यश अपनी ही बात पर मुस्कुराए जा रहा था और करण यश की पहले जैसी बात में उलझकर सोचने लगा था। आखिर में तंग आकर कहने लगा, क्या जलेबी बना रहे हो? सीधी तरह बताओ, क्या कहना चाहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी से उलझ गए हो तो उसको देखकर क्या हालत होगी तुम्हारी? हाय बेचारा मेरा दोस्त, उसने एक और पहेली छोड़ दी और करण उनमें उलझता रहा था कि बात शुरू किसी और टॉपिक से होती और खत्म किसी और टॉपिक पर। यश यार, कहना क्या चाह रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। करण ने तंग आकर पूछा था। समझ जाओगे, थोड़ा सब्र रखो और हाँ, अपना ध्यान रखना। मैं कल आऊंगा। आज घर वालों को अंकल की तरफ लेकर जाना है। उन्होंने डिनर पर इनवाइट किया है। डिनर तो सिर्फ एक बहाना है। तुम्हारा असली मकसद तो अपने मंगेतर से मिलने का इरादा है। करण की इस बात पर दोनों ने हंसते हुए हाई फाई दिया था और यश वहां से निकल गया। कुछ ही देर बाद फिर से अंदर झांक कर कहने लगा, अपना ख्याल रखना और खूबसूरत लोगों का भी। हाय रे मेरा बेचारा दोस्त। यश हंसते हुए निकल गया था और करण यश की बात सोचते हुए मुस्कुराने लगा था। 2 दिन की छुट्टी के बाद ड्यूटी के लिए तैयार होते हुए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ी खुशी सी हो रही थी। मुझे वजह मालूम भी है, लेकिन मैं लगातार नजरअंदाज कर रही थी। जब हॉस्पिटल पहुंची तो 8 बज रहे थे। मतलब मैं ड्यूटी की टाइमिंग से 1 घंटा पहले आ गई थी। मेरे कलीग्स को जहां मुझे वक्त से पहले आने पर देखकर हैरत हुई थी, वहीं मुझे सबके खिलते हुए चेहरे देखकर खुशी हुई थी। मैं करण का हाल पूछने के लिए उसके कमरे की तरफ मुड़ी, दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। अंदर आते ही करण को मोबाइल फोन में बिजी देखकर मैंने गला फ्रेश किया, मगर करण लगातार मोबाइल में बिजी रहा। कान में लगे एयरपोर्ट देखकर मैंने टेबल को हल्का सा बजा दिया। करण की नजर पड़ी तो वो एयरपोर्ट उतारते हुए शर्मिंदगी से कहने लगा, माफी चाहता हूँ, मैं मोबाइल हो रहा था। करण की उल्टी उल्टी बात पर मैं हंसने लगी। जी जी, कोई बात नहीं। इंसान जब अकेला हो ज्यादा देर तो बोरियत हो जाती है। कोई बात नहीं। तबीयत कैसी है आपकी? जी, अब बहुत ठीक है। थैंक यू। करण और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी खूबसूरती देखकर वो मेरी खूबसूरती का शिकार होने लगा था और वो बस खामोश होकर मुझे देखता जा रहा था। तब तक जब तक मैंने उसे अपना ख्याल रखने का कहकर जाना चाहा। मैं उसे ख्याल रखने का कहकर जाने ही लगी थी जब उसने मुझे टोका, आप तो डॉक्टर है ना? जी, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने हाँ के इशारे में सर हिलाया।
तो आप मेरी रिपोर्ट नहीं देखेंगी क्या? मेरी सिचुएशन को मॉनिटर नहीं करेंगी? करण ने बहुत ही मासूम चेहरा बनाकर कहा था। नहीं, अभी नहीं, मेरा ड्यूटी टाइम अभी शुरू नहीं हुआ। मैं बाद में राउंड लगाऊंगी, तब तक अपना ख्याल रखना। ये कहकर मैं वहां से चली गई और करण को अजीब सी उलझन ने जकड़ लिया था। ऐसी उलझन करण को पहले कभी नहीं हुई थी। वो इंतजार करने लगा था कि मैं कब राउंड लगाऊंगी और वो मुझसे बातें करेगा। काफी देर तक करण इंतजार करता रहा था, लेकिन मैं नहीं आई थी। इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई थी और जब उसकी आंख खुली तो मैं उसकी रिपोर्ट पढ़ रही थी। आप कब आई डॉक्टर? नींद की हालत में करण ने पूछा। मैं अभी आई हूँ, आप सो रहे थे तो आपको जगाना ठीक नहीं समझा। रिपोर्ट के हिसाब से आप काफी बेहतर हो चुके हैं। बस 1-2 दिन बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मैंने उसकी रिपोर्ट देखते हुए कहा। करण को डिस्चार्ज होने वाली बात क्यों बुरी लगी थी, जबकि वो तो खुशी की बात थी। मुझसे मिलते ही बिछड़ने का दुख उसे उदास कर रहा था। आपको बड़ी जल्दी है मेरे जाने की, करण ने बिना सोचे समझे बात कह दी थी, जिस पर मैं मुस्कुरा रही थी। मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन लगता है आपको ठीक होने की जल्दी नहीं है, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, मेरा मतलब है, मतलब हाँ। करण ने अपना सर पकड़ लिया था। ये किस तरह का सवाल है? मेरे साथ नर्स भी हंसने लगी थी और करण हम दोनों को देखकर हंसने लगा था। मैंने कहा, आपसे एक सीधा सवाल भी हैंडल नहीं हो रहा, मतलब आपको 1 हफ्ता और रखना पड़ेगा यहाँ? हाँ, और नहीं तो क्या, करण ने खुशी से कहा। पहला मरीज देखा है जो अस्पताल में रहकर खुश है। दिल तो नहीं आ गया कोई डॉक्टर या नर्स पर? मैंने शरारत भरे अंदाज में पूछा। जवाब में करण ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए बात को घुमाना चाहा। फिर कब आएंगी आप? 3 दिन बाद, जब मेरी शिफ्ट बदल जाएगी, मैंने बताया। जब तक तो मैं चला जाऊंगा, करण ने मुझे दिल से कहा। जाते जाते मैंने उसे बताया कि मैं उसकी फाइल लेकर जा रही हूँ, ताकि सीनियर डॉक्टर से उस पर डिस्चार्ज करने का अप्रूवल ले सकूं। करण अब अजीब सी उलझन में उलझ चुका था। वो अपने दिल की बात कैसे बताए मुझे? उसे ये नहीं पता था कि किसी को पसंद करने का इजहार कैसे किया जाता है। अगले दिन सुबह के वक्त यश फाइल लेकर खुशी खुशी करण को गले लगाकर उसे बधाई देने लगा कि डॉक्टर ने उसे कल घर जाने की इजाजत दे दी है। करण के लिए ये खुशी की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वो थोड़ा उदास था। उसका दिल यहीं कहीं अस्पताल में रह जाना था, और बिना दिल के घर जाना खुश होने से ज्यादा तकलीफ देता है। यश ने उसे उदास देखते हुए वजह जानने की कोशिश की थी। तुम खुश नहीं लग रहे इस बात से, सब ठीक तो है? करण ने झूठी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा। नहीं तो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुश हूँ कि हम घर जा रहे हैं। मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर से ड्यूटी ज्वाइन करूंगा, बाहर घूमने जाऊंगा, मजे करूंगा। मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा? तुम कम से कम मुझे धोखा नहीं दे सकते। बताओ, मुझे क्या परेशानी है? डॉक्टर दिव्यांशी को छोड़कर जाने का दुख है, यश ने करण को देखते हुए कहा, जबकि करण यश के इस सवाल से सोच में पड़ गया था। मुझे पता है तुम उलझे हुए हो। मैंने डॉक्टर दिव्यांशी की आंखों में वो देखा है जिसके बाद मुझे यकीन था कि ये सब तुम पर असर जरूर करेगा। कौन है वो? करण ने धीमे लहजे में पूछा। तुम्हें बचाने वाली, जिसने तुम्हारा ऑपरेशन किया, और 4 घंटे से भी ज्यादा वो लगातार मेहनत करती रही बिना किसी सीनियर सर्जन के। उसे यकीन था कि वो कर लेगी, और उसने कर दिखाया। और फिर तुम्हारे होश में आने तक न जाने कितनी प्रार्थना की होगी उसने। यश की बात पर करण चौंका था। प्रार्थना? तुम्हें कैसे पता उसने मेरे लिए प्रार्थना की है? आंखें झूठ नहीं बोलती डियर करण। मैं 2 दिनों से जो तुम्हें छेड़ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना किसी मोटिव के कर रहा हूँ? मैं बहुत सी चीजों में बुरा हूँ, लेकिन आंखें पढ़ने में शायद आइंस्टीन से भी ज्यादा आईक्यू रखता हूँ। दुख भरे माहौल में यश की ये आखिरी बात उन दोनों को खूब हंसा चुकी थी। अगले दिन अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक करण की मेरा इंतजार देखती आंखों में अब मायूसी उतर आई थी। मैं नहीं आई थी और करण को यश ने गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ गाड़ी चलाना शुरू कर दिया था। किधर जा रहे हो? करण ने पूछा। मेरे फ्लैट पर। ये रास्ता अब दुबई तो नहीं जाता? यश ने मजाक किया। यार यश, मुझे मेरे फ्लैट पर छोड़ आओ, मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता। मेरी वजह से पहले ही तुमने बहुत मुश्किलें उठाई हैं। करण ने आगे की सीट पर टेक लगाए बुझे हुए दिल के साथ कहा। बकवास बंद करो, हालत देखी है अपनी, अकेले क्या करोगे तुम वहाँ?
यश की बात का जवाब करण के पास नहीं था, इसलिए वो खामोश होकर विंडो से बाहर के नज़ारे देख रहा था। वो खुद को अधूरा सा महसूस कर रहा था, इस तरह जैसे मैंने ऑपरेशन के वक्त उसका दिल निकाल लिया हो। वो जिस दर्द से गुजर रहा था, उससे बेहतर उसे मौत लग रही थी, लेकिन जिसने उसकी जान बचाई थी, अब उसी की वजह से वो पल-पल मर रहा था। क्या करना था और क्या हो रहा था जिंदगी में, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अकेले रहना अब मेरी जिंदगी की एक पक्की हकीकत है, जिसको मैं या मुझसे जुड़ा कोई भी इंसान बदल नहीं सकता। उसके लहजे में छुपा हुआ बहुत गहरा दुख महसूस हो रहा था। मैं अगले कई दिनों तक हॉस्पिटल में कुछ कमी महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही साथ मैं इस बात को मान भी नहीं रही थी कि नहीं, मेरे दिल में करण के लिए जो फीलिंग है, वो सिर्फ इंसानियत के नाते है, जो किसी भी मरीज के लिए हो सकती हैं। जब मेरे दिमाग में ये ख़्याल आता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो फिर मैं खुद को ये समझाने लगती हूँ कि वो बिल्कुल अलग है, मुझसे बिल्कुल अलग, तो इसलिए मुझे उससे दूर रहना चाहिए। उलझन जब हद से ज़्यादा बढ़ गई, तो मैंने अपने मेंटर डॉक्टर अभय से ये बात शेयर कर दी। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम खुद को बिना वजह की उलझन में डाल रही हो? डॉक्टर अभय ने पूछा। मैं जो लगातार सोचने के बाद मेंटली बहुत थक चुकी थी, मैंने डॉक्टर अभय पर एक थकी हुई नज़र डाली। सर, ये बिना वजह नहीं है, ये दो अलग लोगों की कहानी है, जो अलग अलग दुनिया से आपस में मिलने जा रहे हैं। फिर ये क्यों मुमकिन नहीं है? दो अलग लोगों की तो अलग कहानियां हों, तो वे एक दूसरे से मिलकर एक अच्छी और बेहतर जिंदगी बनाते हैं। डॉक्टर अभय ने कहा। मुझे बात समझ नहीं आई, इसलिए मैं बिना रिएक्शन दिए बस उन्हें देखती रही। डॉक्टर अभय समझ गए थे कि मुझे बात सही से समझ नहीं आई, तो वो सही से समझाने लगे। देखो, अगर हम सफेद रंग में सफेद रंग मिलाएं तो क्या बनेगा? डॉक्टर अबे के सीधे सीधे सवाल पर मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, जाहिर है सफेद। बिल्कुल सही। और अगर हम सफेद में लाल रंग मिलाएं तो क्या बनेगा? डॉक्टर अभय ने फिर से पूछा। बिंक। मैं जवाब देते हुए समझ गई थी कि डॉक्टर अभय ने मेरे दिमाग का कौन सा दरवाजा खोल दिया है, और अब मैं काफी सेटिस्फाई हो चुकी थी। अलग अलग रंग आपस में मिलते हैं तो कुछ नया रंग बनता है। एक जैसा रंग हमेशा वही रंग बनाते हैं, चाहे जितने भी अच्छे क्यों ना हो। मगर अलग अलग रंग एक दूसरे से थोड़ा भी सही, लेकिन जब मिलते हैं तो कुछ नया बनाते हैं। डॉक्टर अभय की बातों से मेरे दिमाग के नए दरवाजे खुलने लगे थे। डॉक्टर अभय अपनी बात कहते रहे। इसी तरह जब वो दो एक जैसा ख्याल रखने वाले इंसान मिलते हैं तो क्या कुछ होता है, कुछ भी ना होने की बराबर। लेकिन जब दो अलग अलग ख्याल रखने वाले इंसान मिलते हैं तो क्या कुछ नहीं होता है। नई तरीके से चीज़ों को देखने का मौका मिलता है, नई सोच दिमाग में आती है, और सबसे ज़रूरी, जिंदगी गुजारने का एक नया तरीका मिलता है। डॉक्टर अभय की बातों ने हमेशा की तरह मुझे अच्छी तरह से गाइड कर दिया था, मेरी सोच में मौजूद गलत फहमियों को दूर कर दिया था। और फिर डॉक्टर अभय जितनी देर तक बोलते रहे, मैं उनका हर एक शब्द बहुत ध्यान से सुन रही थी। जब मैं ड्यूटी करके घर जा रही थी तो गलत फहमी, थकान, सब कुछ उतर चुकी थी। मैं अब किसी भी ख्याल का बोझ महसूस नहीं कर रही थी, बल्कि मैं हर नए ख्याल से खुश हो रही थी। करण बेड पर लेटा बेचैनी से छत को देखे जा रहा था, जब यश कमरे में आकर उसे बताने लगा, कल हम हॉस्पिटल जाएंगे, तुम्हारी थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी और हम डॉक्टर दिव्यांशी के बारे में थोड़ी जानकारी भी ले लेंगे। यश की बेचैनी एकदम से एक्साइटमेंट में बदल गई थी। डॉक्टर दिव्यांशी को फर्क नहीं पड़ता तो क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? यार करण, आशिकों ने अपने आशिक के लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक तुम हो जो चाहते हो कि डॉक्टर दिव्यांशी आकर तुम्हें कहें कि इंस्पेक्टर करण साहब, आप मुझे बहुत पसंद हैं, मुझसे शादी करेंगे। करण मुस्कुराया। तुम्हें लगता है वो किसी भी तरह मान जाएगी? मैं 100% यकीन से कह सकता हूँ कि वो मान जाएगी, मगर तुम्हें इसके लिए मेहनत करनी होगी मेरे दोस्त, क्योंकि इतनी प्यारी पढ़ी लिखी लड़की के लिए अब मेहनत तो बनती है ना। यश ने करण को पूरी तरह तैयार कर लिया था, और अगले दिन जब वो हॉस्पिटल जाने लगा तो यश को भी जाने से रोक दिया कि अगर मेहनत करनी है तो मैं दिव्यांशी को हर हाल में तुम्हारी भाभी बनाकर ही दम लूंगा। दोपहर के वक्त करण हॉस्पिटल पहुंचा तो सुबह की शिफ्ट खत्म होने वाली थी। उसने जब मेरे बारे में पता किया तो उसे बताया गया कि मैं ऑन ड्यूटी हूँ। मेरा अपॉइंटमेंट लेकर जब वो मेरे ऑफिस में आया तो मेरे लिए ये बहुत हैरानी की बात थी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और खुशी के एक्सप्रेशन मेरे चेहरे पर दिखने लगे, लेकिन मैंने अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल रखा। आप कैसे हैं मिस्टर करण? मैं ठीक हूँ, एक ज़रूरी काम से आया था तो सोचा डॉक्टर दिव्यांशु से मिलता हुआ जाऊं। बहुत ही खुशी भरे अंदाज में उसने कहा, ज़रूरी काम?
मैं मदद कर सकती हूँ आपकी, मैंने ऑफर दी। मैं असल में अपना दिल ढूंढने आया हूँ। यहाँ हॉस्पिटल से जाते वक्त मुझे लगा मेरा दिल यहीं कहीं रह गया है। करण ने लाइन मारने के लिए जिस पंच लाइन को चुना था वो बहुत आसान थी, जिसे समझने में मुझे बिल्कुल भी देर नहीं लगी थी। और ये बात सुनते ही मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई थीं, मगर खुद पर कंट्रोल पाने में मैं माहिर थी। लगता है आपका दिल हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं खो जाता है, मैंने मुस्कुराकर कहा। नहीं, पहली बार खोया है, इसलिए सही अंदाजा लगाकर आया हूँ, करण ने कहा। अंदाजा गलत भी हो सकता है डॉक्टर, पर किडनैपिंग का इल्जाम लगाना सही नहीं है, मैंने मजाक के अंदाज में उससे बात जारी रखी। इल्जाम लगाने की नौबत ही नहीं आती जब हालत ठीक ठीक बता रही है कि जान बचाने वाले ने जान तो बचा ली, लेकिन अब पल पल मरने के लिए छोड़ दिया है। करण की मजाक में की गई बात ने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल दिए और मुझे लगा कि मैं करण की मुश्किलें कम करने के बजाय बढ़ा रही हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। मैं किसी भी तकलीफ के लिए आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मेरी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका है, मुझे अब घर जाना चाहिए। करण को मेरा यूँ मूड स्विंग एक उलझन में डाल गया था कि मजाक की नीयत से की गई बात से मैं ऑफेंड क्यों हो गई थी। मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको, मुझे अच्छा लगता, लेकिन मेरा कजिन मुझे लेने आ चुका है, ये कहकर मैं जाने लगी और फिर पता नहीं दिल ने ऐसा क्या कह दिया कि मैं दोबारा मुड़कर आई। आप चाहें तो मुझे नीचे कार पार्किंग तक छोड़ सकते हैं। हाँ ज़रूर, ये कहकर करण मेरे साथ चलने लगा। हॉस्पिटल से होते हुए हम नीचे कार पार्किंग में आ चुके थे, जहाँ एक गाड़ी के सामने सनग्लासेस लगाए एक लड़का खड़ा था। चिंगम चबाते हुए मोबाइल में बिजी था। अजीब से बाल बने हुए रिप्ड जीन्स पहने में वो बिल्कुल रॉकस्टार जैसे गेटअप में था। हाय रॉकस्टार, हाय डियर, कैसे हो आप? मैं यहाँ इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। मेरे लहजे में थोड़ी सी बेचैनी थी, जिसको मैंने मुस्कुराहट के पीछे छुपा दिया था। ओह, आई एम सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा। वैसे इनसे मिलो, यह है इंस्पेक्टर करण, मेरे बहुत अच्छे और खास दोस्त। मेरी बात की मिठास इतनी ज्यादा थी कि करण को बाकी कुछ याद ही नहीं रहा, ना ही मेरे कजिन का नाम जो मैंने सुनील बताया था, और ये भी कि उसे प्यार से सब सनी कहते हैं, और ये भी याद नहीं रहा कि वो एक रॉकस्टार सिंगर है। याद रहा तो बस इतना ही कि मैंने उसका इंट्रोडक्शन कराते हुए उसे अपना अच्छा और ख़ास दोस्त कहा था, और वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि मेरे साथ कोई रिश्ता जोड़ना किस तरह सुकून दे रहा है। मेरी ज़िंदगी में जैसे रंग भरने लगे थे, ऐसा जैसे कोई अंधा इंसान पहली बार दुनिया के नए रंग देख रहा हो, मगर इस बात को बयान करने के लिए अब मेरे पास शब्द भी नहीं थे। यही हाल करण का भी था। वह आवारागर्दी करते हुए सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता हुआ जब शाम को अपने अपार्टमेंट लौट आया तो अपार्टमेंट का बुरा हाल था। अपार्टमेंट की 2-3 घंटे की मेहनत के बाद हालत खराब हो गई थी। रात को उसने थकान की वजह से खाना ऑर्डर करने का सोचा। पिज़्ज़ा ऑर्डर करके उसे याद आया कि उसने यश को अभी तक अपने अपार्टमेंट में आने की खबर नहीं दी थी। उसने मोबाइल को जैसे ही वाईफाई से कनेक्ट किया था, एक अनजान नंबर से उसके व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे। यश को वॉइस नोट भेजने के बाद कि वो अपने अपार्टमेंट में आ चुका है, उसने अनजान नंबर का भेजा हुआ मैसेज पढ़ा। इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं? उसने रिप्लाई में आप कौन है का मैसेज भेजा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम में नहाते हुए उसे डोरबेल सुनाई दी और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आया तो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय दरवाजे पर खड़ा था। उसने बिल के पैसे और कुछ टिप देते हुए उसे भेजा और वापस आकर टीवी ऑन करके पिज़्ज़ा खाने लगा। अचानक उसे अपने मोबाइल याद आया तो पास ही सोफे पर पड़े मोबाइल को उठाकर देखा तो यश का वॉइस नोट आया था, जिसमें उसने करण के फैसले पर नाराजगी दिखाई थी। अनजान नंबर का मैसेज देखा तो उसे हैरत हुई कि उस इंसान ने ताना मारते हुए कहा था। हैरत है इंस्पेक्टर साहब को ये भी नहीं पता कि मैसेज करने वाला कौन है। साथ में हंसने वाला इमोजी भी था। करण ने पिज़्ज़ा स्लाइस से एक बाइट ली और रिप्लाई करने लगा, इंस्पेक्टर और ज्योतिष होने में फ़र्क है। बैठे बैठे मैं आपकी कुंडली निकालकर तो नहीं बता सकता कि आप कौन हैं। कुछ ही देर बाद उसका रिप्लाई आया और उसमें ढेर सारे हंसने वाले इमोजी थे। फिर दूसरा मैसेज आया, मजाक भी अच्छा कर लेते हो, मुझे तो बहुत ही बोरिंग लग रहे थे। मैं तो कॉमेडियन के साथ रहा हूँ,
ये अलग बात है कि कॉमेडियन को नहीं पता। करण ने अपना मजाक जारी रखा। फिर से रिप्लाई में ढेर सारे हंसने वाले इमोजी थे और उसके बाद वाले मैसेज में उस अनजान इंसान ने ये बताया था कि उसे हंसने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसका मजाक करना मुझे हंसाने लगा था। कुछ मजाक भरे मैसेज करने के बाद करण ने फिर से पूछा कि वो किससे बात कर रहा है, जिस पर अनजान इंसान ने फिर से याद दिलाया कि ये मालूम करने के लिए पुलिस इंस्पेक्टर को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। करण का पिज्जा ठंडा होने लगा था, लेकिन बातों में ख्याल ही नहीं आ रहा था। पिज्जा स्लाइस उठाते हुए कुछ देर सोचते रहा कि कौन हो सकता है जो इतने फ्री होकर बात कर रहा है उसके साथ। यही सोच रहा था कि उसका मैसेज आया। लगता है दिमाग पर कुछ ज्यादा ही जोर डाला जा रहा है। यही सोच रहा हूँ, करण ने हंसने वाले इमोजी के साथ जवाब दिया। अरे, अब इतनी सी बात पर अपने छोटे से दिमाग पर क्या जोर डालना। मैं डॉक्टर दिव्यांशी हूँ। मेरा रिप्लाई मिलते ही करण ने हैरत से स्लाइस वापस रख दिया था। वो कुछ देर तक यकीन नहीं कर पा रहा था। मुंह पर हाथ रखे हैरत से वो मोबाइल पर आए मैसेज को बार बार पढ़ रहा था। फिर से एक और मैसेज आया। शायद आपको मेरा मैसेज करना अच्छा नहीं लगा। अगर ऐसा है तो मैं माफी चाहती हूँ। करण ने जल्दी जल्दी मैसेज टाइप करना शुरू किया। नहीं नहीं, मुझे बुरा क्यों लगेगा, मुझे तो खुशी हुई है। आपने फिर ना के इशारे में सर हिलाते हुए टाइप हुआ मैसेज क्लियर कर दिया। फिर से टाइप करने लगा। आपका मैसेज भला किसको बुरा लग सकता है। फिर से ना के इशारे में सर हिलाते हुए टाइप हुआ मैसेज क्लियर कर दिया कि ये बहुत अजीब सा लग रहा है। थोड़ी देर पहले तक तो इतनी बातें बना रहा था, लेकिन जैसे ही मेरा नाम स्क्रीन पर देखा तब पिछले 3 मिनट से सादा सा जवाब नहीं बन पा रहा था। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आपके मैसेज करने की खुशी हुई। छोटा सा सादा सा मैसेज टाइप करके भेज दिया। मैंने ढेर सारे हंसने वाले इमोजी के साथ रिप्लाई दिया। इतनी देर से टाइपिंग कर रहे थे, बस ये छोटा सा मैसेज। करण को भी हंसी आ गई थी। पिज्जा ठंडा हो गया था, मगर उसे अब होश कहाँ था। मुझसे बात करते वक्त वो अपने इधर उधर का माहौल से बिल्कुल बेखबर हो चुका था। नहीं, एक मैसेज भेजा, हाँ मतलब दूसरा मैसेज भेजा, हाँ नहीं पता, नहीं तीसरा मैसेज में करण ने बड़ी चालाकी से अपनी गलती को छुपा दिया था। कुछ देर चैटिंग करने के बाद करण की हैरत अब काफी हद तक कम हो चुकी थी। मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको डॉक्टर? अब इन्वेस्टिगेशन भी करने लगे हैं क्या? करण ने मैसेज किया। आपको पुलिस में किसने भर्ती किया है? करण ने पूछा। क्यों? तो मैंने जवाब दिया, इतना डरपोक पुलिस वाला पहली बार देख रही हूँ। यानी दोस्त होने के नाते मेरा नंबर तक नहीं पूछ सकते थे आप? हद है, लड़की खुद नंबर ढूंढकर मैसेज करे तो क्या ये अच्छा लगेगा? करण इस बात पर बहुत जोर से हंसा था। नहीं, असल में मुझे ठीक नहीं लगा इतना डायरेक्ट नंबर लेना। करण अपनी तरफ से एक बहाना बनाकर जान छुड़ाने की कोशिश की। फ्लर्टिंग करते वक्त तो ये सब नहीं सोचा था आपने। मेरे मजाक पर हम दोनों ही जोर से हंसने लगे। हम दोनों देर तक बातें करते रहे और फिर अचानक से करण को मेरा कजिन याद आया, लेकिन मैंने बात ज्यादा नहीं बढ़ाई और रात काफी हो चुकी थी, इसलिए एक दूसरे को बाय कहकर किसी दिन मिलने का वादा कर लिया। मुझे नींद आई थी या नहीं ये बात करण को नहीं पता चल सकी, लेकिन करण खुद सारी रात खुशी से सो नहीं सका। सुबह तैयार होकर करण काफी समय बाद ड्यूटी पर जाने लगा था। जल्दी से नहा धोकर नाश्ता करने के बाद वो अपार्टमेंट से निकल आया। थाने पहुंचे तो स्वागत करने के लिए पुलिस के कुछ लोग दरवाजे पर खड़े हाथों में फूलों की पत्तियां पकड़े करण पर बरसा रहे थे। करण के आने की पहले ही खबर मिल चुकी थी, तो तैयारी पहले से ही कर ली थी। सब इंस्पेक्टर सुदेश शुक्ला और बाकी पुलिस वालों ने ऑफिस तक करण पर फूलों की पत्तियां बरसाई थी, और जब वो जाने लगे तो करण ने सुदेश को अपने ऑफिस में आने का कहा। सुदेश वही करण के साथ रुक गया था। जीरो गैंग को हमारी रेड की जानकारी किसने दी थी, कुछ पता चला? सुदेश करण से आते के साथ ही इस तरह के सवाल की उम्मीद नहीं कर रहा था। सर, अभी कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला, मगर 2 लोग हैं हमारी ही टीम के जिन पर शक है मेरा, और एक तो जीरो गैंग का पुराना साथी भी रह चुका है। सुदेश शुक्ला, मुझे पक्का सबूत चाहिए। इस तरह के आधे अधूरे सबूत को हम पक्का नहीं बना सकते। करण ने कहा। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से हमारी की गई मेहनत के बदले हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं उस खबरी के, सुदेश ने बताया। सुदेश शुक्ला, जितना जल्दी हो सके उसका पता लगाओ।
जब तक हम अपने ही टीम के अंदर उस गैंग की खबरी का पता नहीं लगाएंगे, तब तक हम उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर पाएंगे, वरना हमारी सारी प्लानिंग पहले की तरह जीरो गैंग तक पहुंच जाएगी। करण बहुत सीरियस था। एक बार ये खबरें मिल जाए, फिर देखो मैं क्या हालत करता हूँ इस गैंग की। अगले कई दिन वो बहुत बिजी रहा और उस दिन जब शाम को अपार्टमेंट लौट आया तो चाय बनाते हुए उसे ख्याल आया कि कई दिन से उसका मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। चाय बनाने के बाद उसने मुझे फ़ोन किया, मगर काफ़ी देर तक बेल जाने के बाद भी फ़ोन नहीं उठाया गया। वो कुछ देर चाय पीते हुए सोच रहा था कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो स्क्रीन पर मेरा नाम नज़र आ रहा था। हेलो डॉक्टर साहिबा, क्या हाल है? करण ने बहुत ही खुशी से कहा। आगे से मैंने बहुत ही थकान भरे अंदाज में जवाब दिया, हेलो, मैं ठीक हूँ। आप बताइए, याद आ गई आपको हमारी? वो करे याद तुझे जिसने भुलाया हो। कभी न कभी हमने भुलाया, न कभी याद किया। करण ने जवाब में शेर का सहारा लिया। वाह वाह भाई, क्या बात है, इंस्पेक्टर साहब तो शायरी भी कर लेते हैं। मैंने दांत देते हुए कहा, शायरी का शौक तो नहीं है, लेकिन अपने मतलब की दो चार शायरियां याद कर रखी हैं बस। लेकिन याद रखने के बाद भी एक टेस्ट तक नहीं किया इंस्पेक्टर साहब ने। मैंने शिकायत भरे लहजे में कहा, नहीं, असल में मैं एक केस पर काम कर रहा हूँ, बस दिन रात उसी में गुजर रहे हैं। आप मेरे साथ डिनर पर जाना पसंद करेंगी? करण ने बिना कुछ सोचे समझे पूछ लिया था, जिसकी मैं बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी। कुछ देर खामोशी के बाद मैं कहने लगी, डिनर के बहाने डेट तो नहीं करना चाहते हैं? मेरी बात पर करण काफी देर तक हंसता रहा। हो भी सकता है, सिर्फ डिनर हो तो सोचा जा सकता है, मैंने साफ लहजे में जवाब दिया। डिनर और डेट एक ही चीज तो होती है। जिसे पसंद करो उसको अगर डिनर पर लेकर जाना चाहो तो उसे डेट करना कहते हैं, तो ये भी एक तरह की डेट ही है। करण ने समझाते हुए कहा, सिर्फ डिनर हो तो सोचा जा सकता है। मैंने फिर से अपनी बात दोहराई, जिस पर करण ने हाँ कहा। कब फ्री हैं आप? करण ने पूछा। इस वीकेंड को। चलो फिर मैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में टेबल बुक करता हूँ। सैटरडे रात 8 बजे ठीक है? करण ने मेरी मर्जी जानने के लिए पूछा। हाँ ठीक है, लेकिन एक और शर्त है, मैंने हुक्म करते हुए कहा। जी बोलिए महारानी साहिबा, अब कौन सी शर्त है? टेबल बुक कर दो, और अगर 1 घंटे तक मैं आ गई तो ठीक है, वरना वापस घर चले जाना। मेरी इस बात पर करण को बहुत अजीब लगा था, मगर ऐसा क्यों? मेरे मूड पर डिपेंड करता है। अगर दिल किया तो आ जाऊंगी, नहीं तो इंतजार में भी अलग ही मजा होता है। सरप्राइज का भी एक अलग ही एलिमेंट रहेगा। मैंने शर्त के पीछे की वजह बताई। करण खामोश रहा। क्या तुम्हें मंजूर है? मैंने पूछा। दूसरी तरफ से खामोशी छाई रही और कुछ ही देर बाद करण ने जवाब दिया, ठीक है। अगले 2 दिन करण ने दिन रात एक करके जीरो गैंग के खिलाफ और सबूत इकट्ठा किए। सुदेश शुक्ला ने जब अपनी तरफ से जांच पूरी की तो रिपोर्ट करण के सामने पेश कर दी। जीरो गैंग का खबरी पुलिस डिपार्टमेंट का ही बंदा था। करण ने सुदेश शुक्ला और 2-3 और पुलिस वालों को सादा कपड़ों में साथ लेकर उनको पूरा टास्क समझा दिया। शाम के वक्त एक बंदा उसे चाय के लिए किसी ढाबे पर बुलाएगा, बाकी 2 बंदे उस पर नजर रखेंगे। जब चाय पी ले तो वो बंदे मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसे एक शांत जगह पर लेकर आएगा, जहां मैं और सुदेश शुक्ला उनका इंतजार करेंगे और उसे गिरफ्तार कर लेंगे। वो सबको समझाने लगा था। शाम के वक्त प्लान को सही रूप देने के लिए सब अपने अपने हिसाब से काम ठीक से कर रहे थे और जीरो गैंग के खबरी को गिरफ्तार कर लिया गया। सुदेश शुक्ला और उसकी टीम को करण ने उनकी मेहनत पर दाद दी और उनके अच्छे काम की भी रिपोर्ट की, क्योंकि जीरो गैंग को खबरी को निकालना बहुत जरूरी था। इस कामयाबी के बाद अब जीरो गैंग के पास पुलिस ने सिक्योरिटी टाइट कर दी थी। सुदेश शुक्ला और उसकी टीम के लिए इनाम का ऐलान हुआ था। वीकेंड पर मेरे साथ डिनर के लिए करण ने शहर के एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में कई दिन पहले ही टेबल बुक कर दी थी और आज मिलने वाले दिन पर 8 बजे से 20 मिनट पहले ही पहुंच गया था और वो वहां बैठकर इंतजार करने लगा। 8 बजने में अभी थोड़ा वक्त था, इसलिए असली इंतजार का 1 घंटा भी शुरू ही नहीं हुआ था। तब तक करण रेस्टोरेंट के खूबसूरत नज़ारों को ही देखता रहा। खूबसूरत लाइटिंग, खामोश और सुकून भरा माहौल, बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही धीमा म्यूजिक। और क्या कुछ नहीं था वहाँ जिसकी इंसान तारीफ ना करता। ये रेस्टोरेंट बाकी रेस्टोरेंट के मुकाबले में महंगा था, मगर अब यहाँ बैठकर करण को एहसास हुआ कि कीमत पूरी वसूल हो रही है। घड़ी में 8:15 हो चुके थे और मेरा अभी तक कोई अता पता नहीं था। गुजरते वक्त के साथ करण के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी।
इतने अच्छे रेस्टोरेंट का माहौल भी, जिसको वो थोड़ी देर पहले बहुत तारीफ कर रहा था, अब उसे काटने को दौड़ रहा था। वो जिसके इंतजार में था, जिसके होने से यहाँ की खूबसूरती के चार चांद लगने से वो अभी तक नहीं आई थी। आखिरी 10 मिनट रह गए थे और जब से करण आया था तब से अब तक 3 अलग-अलग वेटर ऑर्डर लेने के लिए आए, लेकिन हर बार करण एक ही बात दोहराता कि वो किसी के इंतजार में है। थोड़ी देर बाद ऑर्डर ले लेना, समय गुजरता गया और मेरे आने की कोई खबर नहीं थी। करण ने कॉल करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, मेरा नंबर डायल करना चाहा, फिर पता नहीं किस ख्याल ने उसे रोक लिया। 9:05 पर करण ने सामने लगे बड़े से फैंसी घंटे पर एक आखिरी नज़र डाली और मोबाइल फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाकर वहां से चल दिया। अपार्टमेंट जाते ही उसने मोबाइल फ़ोन सोफे पर फेंक दिया और सोफे पर झटके से जा गिरा। मेरे ना आने के पीछे की वजह को वो बहुत देर तक सोचता रहा। कभी उसे ये ख्याल आता कि मैं उसे पसंद नहीं करती और बस एक दोस्त की नज़र से देखती हूँ, तो कभी यह ख्याल आता कि अगर मैं उसे पसंद नहीं करती तो उसे इनकार भी कर सकती थी, जो कि मैंने कभी नहीं किया। लेकिन फिर मेरे उस कजिन रॉकस्टार का ख्याल आने लगा था कि मैंने एक दो बार छुपे लफ्जों में अपने घर वालों की पसंद के बारे में बताया था, कि मेरे घर वालों ने मेरी उससे सगाई की बात की थी। इन सारी सोचों में घिरे करण के मोबाइल की घंटी बजी। करण ने देखा तो स्क्रीन पर मेरा नाम नजर आने लगा था। करण ने नजरअंदाज किया, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार भी करण नजरअंदाज करता रहा। कुछ ही देर गुजरी थी कि करण को व्हाट्सएप पर मैसेज आया। करण मैसेज को नहीं देखना चाहता था, इसलिए मोबाइल को वापस रख दिया। फिर ख्याल आया कि नोटिफिकेशन से देख लेना चाहिए। उसने नोटिफिकेशन से आधा मैसेज पढ़ा। मैं जानती हूँ करण, आप मेरा फोन नहीं उठाना चाहते, मगर नोटिफिकेशन में बस इतना ही मैसेज पढ़ सका वो। अब उसे बेकरारी होने लगी थी, मैंने क्या मैसेज भेजा होगा। करण ये सोच ही रहा था कि एकदम 4 और मैसेज आए। फोन उठाकर देखा तो मैंने कुछ फोटो भेज रखी थी जो नोटिफिकेशन बार से नहीं देखी जा सकती थी। करण अब उलझन में था कि उसे क्या मैसेज देखना चाहिए या नाराजगी रखनी चाहिए। फिर बहुत देर सोचने के बाद वो मैसेज देखे बिना ही सो गया। अगले दिन जीरो गैंग के खिलाफ केस की प्लानिंग करते गुजर गया और उसके अगला दिन भी। ऐसे ही 3-4 दिन गुजर गए, लेकिन मेरी और करण की कोई बात नहीं हो सकी। मैं हर गुजरते वक्त के साथ इस उम्मीद पर करण का इनबॉक्स देखती रही कि शायद उसने मैसेज देख लिया होगा और करण जीरो गैंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन प्लान करने में बिजी रहा। ड्यूटी से वापसी पर मैंने करण के ऑफिस जाने का फैसला किया। जब वहां पहुंची तो कई लोगों ने जो उस रात हॉस्पिटल में थे मुझे पहचान लिया और मेरी खूब खिदमत करी। सुदेश शुक्ला जिस वक्त थाने में ही था, उन्होंने मुझे बताया कि करण साहब अभी एक ज़रूरी काम से बाहर गए हैं। अगर आप उनका इंतज़ार करना चाहें तो उनके ऑफिस में बैठकर इंतज़ार कर सकती हैं। मैंने इंतज़ार करना सही समझा और करण के ऑफिस में बैठ गई। इंतज़ार करते हुए थाने के सारे स्टाफ ने मेरी खूब खातिरदारी की। 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद मैंने फिर से पूछा कि करण कब तक वापस आएगा, जिस पर मुझे बताया गया कि पक्का कुछ नहीं कह सकते। वो बहुत ही ज़रूरी काम से पुलिस हेडक्वार्टर गए हैं। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता वो वापस नहीं आ सकते। पुलिस हेडक्वार्टर का सुनते ही मैं समझ गई थी कि बहुत ही ज़रूरी काम है जिसमें वो जल्दी वापस नहीं आ सकता। मैंने सुदेश का हाथ करण के लिए एक मैसेज छोड़ दिया कि जब वो वापस आए तो उन्हें बता देना कि डॉक्टर दिव्यांशी आई थी। काफ़ी देर बाद जब करण थाने लौट आया तो सुदेश ने करण को मेरे आने के बारे में बताते हुए मेरा मैसेज भी पहुंचा दिया। करण को जब मेरे आने की खबर मिली तो वो खुशी के साथ साथ थोड़ा बहुत उदास भी था, क्योंकि वो कांटेक्ट करने में पहल नहीं कर सका। ऑफिस में बैठे जब उसने मेरे कई दिन पहले भेजे गए मैसेज देखा तो पहला मैसेज जो भेजा था वो जो उसने आधा नोटिफिकेशन से पढ़ रखा था, करण, मैं जानती हूँ आप मेरा फ़ोन नहीं उठाना चाहते, मगर मैं उसी रेस्टोरेंट में थी तब तुम आए भी नहीं थे। मैंने पूरे वक्त तुम्हारा इंतज़ार करते हुए देखा और मेरे दिल ने जो तुमसे मिलने की आरज़ू थी वो दिल में ही दब गई, क्योंकि आप मुझे मेरा इंतज़ार करते हुए बहुत अच्छे लगे थे। नीचे उन पिक्चर्स को देखकर करण को बहुत हैरानी हो रही थी कि वो पिक्चर वही रेस्टोरेंट में ली गई थी जिसमें वो इंतज़ार करता दिख रहा था। अपार्टमेंट में आते ही सबसे पहला काम मुझे फ़ोन करना था। वो फ़ोन मिलाता रहा, लेकिन मेरा फ़ोन लगातार बज जा रहा था। रात के 11:30 बज रहे थे जब करण ने मेरा नंबर डायल किया तो बेल जा रही थी। मेरी आवाज़ सुनते ही करण फ़ौरन से पहले कहने लगा, दिव्यांशी, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। करण, क्या हुआ? सब ठीक तो है?
मैंने फिक्रमंदी से पूछा, मैंने इतने दिनों तक बात नहीं की, मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। करण ने दिल से कहा। मैंने हंसते हुए करण की परेशानी के बोझ को कम करते हुए कहा, ठीक है, मुझे पता था आप बिज़ी थे, मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं बस चाहती थी आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दें। वो गलती नहीं थी तो माफ़ी भी नहीं बनती, और मेरा नाम करण है, आप नहीं हैं। आप कहना बहुत फॉर्मल लगता है। करण ने इनफॉर्मल होने की कोशिश की थी। नहीं, मैं तो इंस्पेक्टर साहब कहूंगी, पसंद हूँ तो बताना। इंस्पेक्टर दिल चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार भी कर सकता है। करण ने मजाक करते हुए कहा, मंजूर है, हर तरह की सजा मंजूर है। मैंने शर्माते हुए कहा। इससे पहले करण कुछ कहता, उसे बहुत ही जरूरी बात याद आ गई, लेकिन वो अब इतनी अच्छी बातों के बीच में किस तरह मुझे बताता। उसने मुझे बताने का इरादा बदल लिया था कि हम फिर से डिनर पर जा सकते हैं। करण ने बात बदलते हुए कहा, हम जा तो सकते हैं, मगर इस बार मैं टेबल बुक करूंगी और तुम इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल उसी तरह करोगे जिस तरह मैंने किया था। मूड हो तो आ जाना, वरना मुझे इंतजार करा देना। नहीं, मुझे तो बदला लेना है, मैं भी नहीं आऊंगा, करण ने शरारत में कहा था। आगे से कुछ देर खामोशी के बाद एक मैसेज किया, तुम्हारे मूड पर डिपेंड करता है, चाहे तो आओ या फिर ना आओ, मैं इंतजार करूंगी जिस तरह उस दिन तुमने मेरा किया था। तुम्हें लगता है डॉक्टर दिव्यांशी मुझे डिनर पर बुलाएगी और मैं मना करूंगा? क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? करण की बात पर मेरे गाल अब लाल हो रहे थे। रात के 2 बजे तक हम दोनों बातें करते रहे, ये सोचे बिना कि सुबह दोनों को जल्दी उठना है, मगर प्यार इतना सब कहाँ देखता है। आखिर में जब हम दोनों को अपने प्यार की दुनिया से निकलकर असली दुनिया की खबर हुई, तो हम दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सोने की तैयारी की। मगर करण इंतजार करता रहा कि कब मैं ऑफलाइन हूँ और वो एक ज़रूरी वॉइस नोट भेज सके। मेरा ऑफलाइन होते ही करण ने व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भेज दिया और अलार्म लगाकर सो गया। सुबह मैं उठी तो मैंने उठते ही मोबाइल डेटा ऑन किया, और सबसे पहला मैसेज जो व्हाट्सएप पर मुझे मिला था वो करण का ही था। मैंने वॉइस नोट सुनना चाहा, मगर मैंने सोचा पहले फ्रेश हो लेती हूँ। फ्रेश होते ही वापस आकर सबसे पहले मैंने वॉइस नोट सुना। दिव्यांशी, मैं ये बात तुम्हारे ऑफलाइन होने के बाद बता रहा हूँ, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी डायरेक्ट बताने की। कल मैं एक ग्रैंड ऑपरेशन को लीड करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन होगा जिस पर हम पिछले कई महीनों से काम कर रहे थे, जीरो गैंग के खिलाफ। कल का ऑपरेशन शायद मेरी जिंदगी का आखिरी ऑपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं वापस जिंदा लौटकर आऊंगा भी या नहीं। मैंने वॉइस नोट को वहीं बंद कर दिया। मैं सदमे में थी और उदास भी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे थे। मैं उदास थी कि उस दिन मैं करण से क्यों नहीं मिली थी। मैं नहीं जानती थी कि मैं अब कभी करण से मिल पाऊंगी या नहीं। मैंने फिर से वॉइस नोट को सुनना शुरू किया। मैं फ्यूचर के बारे में तो नहीं जानता, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैं ज़िंदा वापस नहीं आ सका, तो तुम अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर लोगी। दिव्यांशी, वादा करो मुझसे। मैंने वॉइस नोट को बंद करके मोबाइल को सोफे पर फेंक दिया था। मैं अंदर से टूटने लगी थी। कुछ देर बाद मेरे मोबाइल पर कॉल आई। मैंने देखा तो हॉस्पिटल से कॉल थी। मेरी ड्यूटी पर ना आने की वजह पूछी गई थी, जिस पर मैंने तबीयत खराब का बहाना बना दिया था। वो दिन रात तक मैंने किस तरह गुजारा था, वो सिर्फ मैं ही जानती थी। रात को जब मैंने टीवी चालू किया, तो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी कि पुलिस आज दोपहर से शहर के सबसे बड़े और बदनाम गैंग जीरो गैंग के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में बिजी। अभी तक की खबर के हिसाब से पुलिस के काफी लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 3 जवान बहादुरी से लड़ते हुए अमर हो चुके थे। मैंने फौरन टीवी बंद किया और रोते हुए प्रार्थना करती रही। करण की कोई खबर नहीं थी। रात 11 बजे के पास मेरे मोबाइल पर करण का फोन आया और खुशी से झूमकर फोन रिसीव किया। आगे से किसी और की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो मैडम, मैं सुदेश शुक्ला। मेरे हाथ कांपने लगे। हाँ बोलो सुदेश शुक्ला। करण। इससे पहले मैं बात पूरी करती, सुदेश शुक्ला ने जवाब दिया, करण साहब को गोली लगी है। गोली लगने का सुनते ही मेरा दिल बैठ गया। मैडम, वो जिद कर रहे हैं कि दिव्यांशी साहिबा ही मेरा इलाज करेंगी। सीधे बाजू से गोली छूकर गुजरी है। मेरी जान में जान आ गई। और दूसरी तरफ आवाज करण की थी, डॉक्टर साहिबा आ रही हैं, या मुझे ऐसे ही रहना होगा यहाँ। मैं रोती रोती हंसी थी। तुम बहुत बेवकूफ हो, आ रही हूँ। अगले ही घंटे में मैं वहां पहुंच चुकी थी। खून रुक चुका था। गोली बाजू को छूकर गुजरी थी।
इसलिए ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं था। मैंने उसे खूब बातें भी सुनाई थी कि खून बह रहा था, तो वक़्त पर पट्टी क्यों नहीं करवाई? लापरवाही की भी ज़िद होती है। मेरी इन सब बातों के जवाब में करण ने इतना ही कहा, "डेट पर चलोगी मेरे साथ?" मैं पहले तो उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई। पहले मुझे शक था कि तुम बेवकूफ़ हो, अब यकीन हो गया। इस हालत में तुम्हें डेट की पड़ी है। क्यों, क्या हुआ? मेरी हालत को ज़मीन में रेंगते हुए मेरी वर्दी गंदी हो चुकी है, बाल बिखरे हुए हैं, बाजू पर पट्टी बंधी हुई है, वर्दी पर जगह-जगह खून लग चुका है। बस इतनी सी ही तो बात है, बाकी तो मैं तैयार हूँ। करण चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन सजाए बोला था। मैं हँसने लगी थी। यार, तुम हँस रही हो, बोलो भी, जाना है मेरे साथ डेट पर या नहीं? करण ने शरारत से पूछा। हाँ, लेकिन शादी के बाद क्या ख़्याल है? मैंने कहा। करण हैरत से मुझे देखते रह गया। ओह माय गॉड! इसका मतलब फिर मैं हाँ समझूँ? नहीं, तुम इनकार ही समझो। मैंने शिकायत करते हुए नाराज़गी के अंदाज़ में कहा। अभी तो कहा कि शादी के बाद। करण ने परेशान होते हुए पूछा, जिस पर मैंने उसे समझाया कि मैं उसके साथ खुश हूँ और बाकी ज़िंदगी मैं उसके साथ गुज़ारना चाहती हूँ। करण का कोई रिश्तेदार नहीं था। उसके माता-पिता की सड़क दुर्घटना में मौत होने के बाद वो अकेला रह गया था। इसलिए उसका दोस्त यश उसके रिश्ते की बात करने के लिए आगे आया था और फिर दोनों घरवालों की मर्ज़ी के हिसाब से शादी की तारीख रख दी गई और ऐसे ही हम दोनों ने एक खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत कर ली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।